स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। तो आज एक इंस्ट्रक्शन सुनिए पहले मेरा, उसी के बाद आगे का लेक्चर फॉलो अप करेंगे। लेट सपोज कि अपने पास ये कंटेनर है, गुड नाइट वाला रिफिल है जिसको मैं कंटेनर कह रहा हूँ। उसके अंदर मैंने पानी फिलअप किया, साथ में कुछ सॉल्यूशन भी ऐड किया ताकि उसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। और यहाँ मैंने रेड कलर का जो इंक है वो मार्क किया ताकि यहाँ तक मैंने वाटर लेवल फिलअप कर रखा है। ठीक है, तो लेट से मैंने ऐसे रखा है ऐसे, ठीक, मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, नाउ आई एम ट्राइंग टू हिट दिस, मैंने इसे हिटिंग करना स्टार्ट किया। पहला स्टेटमेंट, एक अपने पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब इस कंटेनर को मैंने हीट किया यहाँ से। तो लेट सपोज यहाँ से मैंने मैच बॉक्स लिया, ये ऐसे हीट करना यहाँ पे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हीट किसको मिलेगी? सबसे पहले हीट इस कंटेनर को मिलेगी, सही है। अब जो कंटेनर है दैट वन इज द सॉलिड, ओके। जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय वाला जो बर्तन है वो स्टील का या एल्यूमिनियम का या किसी न किसी पर्टिकुलर मेटल का बना होता है। अगर वो किसी न किसी पर्टिकुलर मेटल यानी कि सॉलिड सब्सटेंस का बना है, दैट मीन्स इट विल फॉलो द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एम आई राइट? यस। वो जो है किसको फॉलो करेगा? लीनियर एक्सपेंशन को, यानी कि इट विल एक्सपेंड। तो सिमिलरली ये भी क्या है? कंटेनर फिल करो, ये सॉलिड ही है वैसे तो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सॉलिड है। जैसे हम हिट करेंगे एक्सपेंड होगा, यानी इधर से भी फैलेगा, इधर से भी फैलेगा, इधर से भी फैलेगा, इधर से भी। अब देखिए, अगर ये खुद चारों ओर से फैल जाएगा पहले, तो लिक्विड जो था वो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? वो पहले नीचे गिरेगा, क्योंकि ये खुद फैल गया। ये ऐसे फैल जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे, जो भी लिक्विड होगा। ठीक है ना। अब ये जितना एक्सपेंड होना था हो गया। अब जो हीट कंटिन्यूसली जो मिल रही है, अब वो किसके पास जाएगी? इट विल ट्रांसमिट टू द लिक्विड इनसाइड ऑफ द वेसल। ठीक है। अब अगर जो लिक्विड को मिल रही है तो लिक्विड भी क्या करेगा? एक्सपेंड। और लिक्विड एक्सपेंड करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। हम देखते हैं जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनिशियली कुछ हमने मिल्क प्लस वाटर मिक्सअप किया। अब इनिशियली हम देखते हैं कि उसका जो लेवल है बहुत ही इतना सा रहता है, थोड़ी देर बाद इतना ऊपर आ जाता है, किनारे पर आ जाता कई बार। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा मिल्क और पानी आ गया, नहीं, इट एक्सपेंड्स, दैट इज व्हाट? वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जब लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन होता है तो वो अलोंग द वेसल होता है। पहले वेसल को हीट मिलेगी, वो एक्सपेंड होगा, देन उसके बाद लिक्विड एक्सपेंड होगा। ठीक है, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। स्वागत है आप सभी का, और हेडिंग है आज का क्या? थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। हेडिंग लगाइए, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ छोटा सा रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है, इन लीनियर एक्सपेंशन वी हैव स्टडीड लीनियर एक्सपेंशन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट ओनली एक्सपेंशन, ओनली थर्मल एक्सपेंशन, केवल हम थर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने देखा कि जो सॉलिड है वो एक्सपेंड होता है इफ वी हीट। ओके, तो हीट करने पर यानी कि हीटिंग करने पर वो सॉलिड एक्सपेंड होता है। तीन तरह से एक्सपेंड हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दैट इज द अल्फा था, इसके लिए बीटा था, इसके लिए गामा था। ओके, गामा इज इक्वल टू वॉट? 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू वॉट? 2 अल्फा, और ये अल्फा ही था, करेक्ट ना। अब थर्मल एक्सपेंशन उसके बाद हम पढ़ेंगे आज, तो लिक्विड के अंदर पढ़ेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ओके ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया? इसके अलावा हमने पढ़ लिया था थर्मल एक्सपेंशन फॉर बायमेटेलिक स्ट्रिप। वो भी सॉलिड का ही पार्ट था क्योंकि हम उसमें मेटल लेते हैं। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ सॉलिड एक्सपेंशन, करेक्ट, जिसमें वो कॉन्वेक्स साइड की तरफ बेंड हो जाती है आफ्टर हीटिंग। ओके, सो दैट इज द बायमेटेलिक स्ट्रिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बायमेटेलिक स्ट्रिप के बाद हमने पढ़ा था कि इफ वी हैव ए क्लॉक पेंडुलम, तो उसको हीट करने पर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पेंडुलम का लेंथ बढ़ता है, जिससे टाइम जो है वो कम या फिर ज़्यादा होता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने के केस में इट विल बिकम स्लो, सो टाइम विल लूज
ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था, डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा और ये टी, करेक्ट। चलिए, उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, केविटी, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दी सॉलिड। केविटी क्या था, एक मेटल प्लेट है, उसके अंदर होल कर दो, दैट इज द केविटी, है ना। जो दांतों में होती है वही कंसेप्ट है, लेकिन दांतों में जो केविटी है उसका शेप सर्कुलर नहीं है स्टूडेंट, सो इट डजंट कम अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। ओके, तो ये था अपना पिछला रिकॉल। अब हम बढ़ते हैं आगे की दुनिया में। तो आगे की दुनिया हमें क्या कहती है, आगे की दुनिया कहती है व्हाट विल हैपन इफ वी टॉक अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो बहुत ही आसान है। तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार भी, और सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो बन सकते हैं वो इसी पॉइंट पर बनेंगे, ठीक है। तो आइए, अब हमने देखा था कि सॉलिड जो है वो 3 तरह के एक्सपेंशन कर सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, लेकिन लिक्विड के केस में नो लीनियर एक्सपेंशन, कोई लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन भी नहीं होगा, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी नहीं होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये भी नहीं होगा, दोनों ही तरह के एक्सपेंशन नहीं होते हैं। सो लिक्विड डजंट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इस टाइप के एक्सपेंशन उसमें होते ही नहीं। किस तरह का होता है, डायरेक्टली उसका वॉल्यूम बढ़ता है, धड़ाम, है कि नहीं। तो इट हैज ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ आता है कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। सो इट हैज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसके लिए डिफाइन होता है बिकॉज इट हैज ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गामा इसके लिए डिफाइन होगा। गामा सॉलिड वाला अलग है, गामा लिक्विड वाला अलग है, लेकिन नाम हमने गामा ही रखा, ठीक है। क्या डिफरेंस है, वी विल चेक आउट। चलिए, इतना होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब है टेम्परेचर राइज करने पर क्या क्या घटना हो सकती है, उस पर चलते हैं। तो बेसिकली आप सिंगल अकेले किसी लिक्विड को तो हीट कर नहीं सकते, लिक्विड मस्ट बी कंटेंट इनसाइड ए वेसल। ओके, सो लिक्विड ऑलवेज कंटेंट इन ए वेसल, और वेसल यहां पर क्या है, कोई भी सॉलिड बॉडी, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी। ओके, अब if we heat the liquid along with vessel, then क्या होगा देखिए, if we heat the liquid along with the vessel then what will be happen, then let us see। तो मैंने एक लिक्विड के लिए वेसल बनाया है कि नहीं, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया छोटी सी मटकी है, ये मटकी आप समझते हैं बहुत पुराने ज़माने में या फिर अभी भी होती है। रूरल एरियाज में जो पानी पीने के लिए अरेंजमेंट है, दैट इज़ द पॉट, उसको मटकी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने इसके अंदर ये वेसल है अपना सॉलिड वेसल, कैसा भी हो सकता है, फॉर टाइम बिंग आई हैव यूज दिस टाइप, क्योंकि केमिस्ट्री में इसी तरह के फ्लास्क हम यूज करते हैं विच वी डिस्कस और यू हैव माइट वी हैव डिस्कस्ड इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, चलिए, तो अब इसके अंदर मैं लिक्विड फिलअप कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये कौन सा भी लिक्विड हो सकता है, इट डजेंट मैटर इफ वी टेक ओनली वाटर, ईथर, ग्लिसरीन, कोई सा भी, ओके, एल्कोहल भी, तो एनी लिक्विड कैन बी देयर, एनी लिक्विड कैन बी देयर। तो ये था टेम्परेचर, लेट्स से T नोट। ओके, नाउ व्हाट वी डन, नाउ आई एम ट्राइंग टू हीट दिस। ओके, अगर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो सेकंड केस में दिखा रहा हूं हीटिंग का, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस दैट मीन्स टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन T नोट।
ओके, अगर टेम्परेचर T जो है वो ग्रेटर देन है किससे, T0 से, तो सबसे पहले हीट मिलेगी किसको, फ्लास्क को, कि भाई टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज हुआ है, सबसे पहले हीट इसी को मिलेगी, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब नीचे हमने क्या रख दिया है, नीचे हमने बर्निंग जार रख दिया, बर्निंग क्या कह सकते हो, हीटिंग सब्सटेंस, जो उसे क्या करेगा, हीट करेगा, कंटिन्यूसली से हीट दे रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हीट मिलेगी इसको, वेसल की बॉडी को, ठीक है। सो इट विल एक्सपेंड, क्योंकि वेसल यानी कि सॉलिड और सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इट विल एक्सपेंड। ओके, तो कैसा एक्सपेंड होगा देखिए, हम ट्राई करते हैं इसे बनाने की। तो ऐसा सेम एज इट इज डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक से बनाऊंगा इसे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा फैल गया, पहले ये ऐसा था, पहले कैसा था उसको छोड़ो, बस थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि ऐसा हो गया आफ्टर हीटिंग, ये ऐसा इतना बढ़ गया, अज्यूम किया, ठीक है। अब तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फैल गया, तो पानी जहां तक था, क्या पानी वहीं तक रहेगा, नहीं, ये फैल गया तो पानी थोड़ा नीचे गिरेगा, है कि नहीं। तो पानी अब यहां नहीं रहा, पानी थोड़ा नीचे आ जाएगा, पानी या जो भी लिक्विड होगा, ओके, जो भी लिक्विड इसके अंदर होगा, इट विल फॉल, सही है ना। ये कंटिन्यूसली हीट देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है ना, तो वो तो हीट देते ही जाएगा। तो इसके एक्सपेंड होने के बाद ये कहा कि हाँ भाई मुझे जितना एक्सपेंड होना था मैं हो गया, अब तुम्हारी बारी, अब वॉल्यूम की बारी आ गई, किसकी किसकी बारी आ गई, लिक्विड की। तो अब जो हीट मिल रही है, अब ट्रांसमिट हो रही है हीट लिक्विड के पास, इसको जितनी लेनी थी ले चुका, ठीक है, अब इसके पास जाएगी, चलो इसके पास भेजते हैं। तो ये तो एक्सपेंड था ही, करेक्ट। अब देखो ये इतना तो ओरिजिनल होना चाहिए था, तो यहां तो फॉल कर गया, यानी कि डिक्रीज कर गया ना। अब देखो, अब टेम्परेचर बढ़ेगा खतरनाक तरीके से, टेम्परेचर बढ़ा, क्या टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही है, अब लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, ये यहां तक आ गए, ये लो, ठीक है। तो लिक्विड का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको फाइनल स्टेटमेंट देता हूं इसका। जी हाँ, फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा आपको। ओके, द लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल फॉल्स फर्स्ट, देन इट इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, तो मैं फाइनल स्टेटमेंट देता हूं। लेवल ऑफ लिक्विड in a vessel first decreases because of expansion of vessel, क्योंकि vessel expand कर जाता है, and then but later on level of liquid will increase, level of water, level of liquid increases due to volume expansion, है ना, due to volume expansion of liquid by temperature, क्योंकि अब उसको हीट मिल रही है, ड्यू टू फास्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन कह सकते हो, ड्यू टू फास्ट, है ना, क्योंकि अब उसे हीट मिल रही है, वो उसे क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा ही होता है, जैसे ही बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, डेली लाइफ का है। चाय आप बनाने जाइए, आप पहले पानी और दूध को मिक्स कीजिए, ठीक है, नाउ यू हैव पुट द टी एंड द शुगर वॉट एवर, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, फॉर फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स यू हैव टू वेट, कि हाँ तब तक हम देखेंगे कि लेवल वहीं पर है। आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट यू विल सी कि टेम्परेचर हमने उतना ही रखा, ओके, हमने उतना ही रखा, लेकिन व्हाट हैपन कि आफ्टर 5 मिनट्स इट विल ट्राई टू कम आउट द सरफेस, यानी कि क्या कर दिया उसने, वॉल्यूम एक्सपेंड कर लिया, ओके। सो फर्स्ट इट लेवल डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। दूसरी बात, अगर मैं
हर बार यहाँ पर लिक्विड चेंज कर देता हूँ। मान लो पहली बार मैंने लिया वाटर, तो वाटर के लिए फॉल अलग तरीका, लेवल का इंक्रीज होने का टाइमिंग सबका अलग अलग होगा। कौन कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा ये भी डिफरेंट करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लिक्विड। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल लेता हूँ तो अलग चीज़ होगी, अलग फिनोमिना अलग, मतलब पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज ही करेगा, लेकिन कितना डिक्रीज कितना इंक्रीज करेगा इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर लिक्विड बिकॉज डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर एवरी लिक्विड, है ना। चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला इसी में हम डेराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं। अब देखिए अगर वेसल है तो वेसल के लिए हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, इसके लिए हम यूज करेंगे गामा वेसल, कोफिशिएंट ऑफ वेसल एक्सपेंशन। और लिक्विड के लिए भी गामा ही यूज होगा। चलिए अब इसमें क्या है, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, वो ये होगा। तो देखिए एक तो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम किसका, वेसल का, तो वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, और किसका एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ किसका, लिक्विड का भी, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन दोनों का अगर एडिशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का अगर एडिशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। सही है ना। वेसल कितना फैला, वेसल के फैलने के बाद लिक्विड कितना फैल गया, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द व्हाट, एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। ओके चलिए अब इसके बाद सबके लिए गामा ही यूज होना है क्योंकि सबका वॉल्यूम ही एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्चुअल को मैंने कह दिया गामा रियल, कि वास्तव में जो होने वाला, वास्तव में क्या है, वास्तव में संजू बाबा है तो वहां पर है, लेकिन हमें यहां ध्यान देना है। तो गामा रियल कितना एक्सपेंड हुआ, गामा फॉर लिक्विड यानी कि क्या है, देखो वैसे इसे मुझे कहना चाहिए लिक्विड, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, देखिए ध्यान दो, जैसे ही हमने चाय बनाना स्टार्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ करके ऊपर आने लगता है। तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना था, एक्चुअल में वॉल्यूम उतना ही था जितना हमने मिल्क प्लस वाटर लिया था। ऊपर आ रहा मतलब क्या है, उसके वॉल्यूम, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो एक्सपेंड हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा, यानी कि वो जो हमें दिख रहा है लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड होकर के, दैट इज द अपरेंट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, अपरेंट, जो वास्तव में है नहीं लेकिन दिखता है। तो इसलिए मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं अपरेंट। ओके, सो गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। लिखिए, हुआ। चलिए अब गामा अपरेंट को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, सबको अलग अलग कह देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, इसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेसल एक्सपेंशन, वेसल एक्सपेंशन है कि नहीं। इतना तो आपने सोचा ही नहीं होगा भाई कि चाय बनाने में इतनी मुसीबतें हैं, है कि नहीं, वहां पर भी थर्मल एक्सपेंशन है, ध्यान ही नहीं दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि अल्फा बीटा गामा है क्या। अल्फा बीटा गामा एक्सपेंड वास्तव में ये है कि बताते हैं कि कितना एक्सपेंड हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने जब चेंज किया। ठीक है, तो इट्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग। इतना आप केवल समझो
कि अल्फा बीटा गामा यह बताता है कि विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज किसमें कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ये चीज़ ये बताते हैं। लिखिए फॉर्मूला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक फॉर्मूला अपने पास आया, गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपर एंड प्लस गामा विसल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूला आने वाले हैं और उसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। गामा अपर एंड प्लस गामा अपर एंड रियल इक्वल टू अपर एंड प्लस विसल। चलिए, अब गामा तो ठीक है, लेकिन हमने कुछ और भी जानकारी इकट्ठी करनी है क्या, कि जब भी किसी का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और उसका इनिशियल वॉल्यूम अगर क्या है, वी नॉट है, लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट है, और उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, गामा है, और टेम्परेचर पहले टी नॉट था, तो फाइनल वॉल्यूम ऐसा लिखते हैं, V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? हाँ के ना? हाँ तो कहना ही पड़ेगा। चलिए, V इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी, करेक्ट। इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। इसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, वेरी सिंपल, कोई नया वर्ड यूज नहीं किया मैंने। वी नॉट गामा डेल्टा टी, यहां से मुझे बताओ गामा क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। तो गामा ऐसा लिखा जा सकता है, वही हम यहां करेंगे। सबसे पहले गामा अपरेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपरेंट, सब कुछ अपरेंट तो अपरेंट लगा दो, और वी नॉट तो इनिशियल वॉल्यूम रहने ही वाला है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, करेक्ट। गामा वेसल इज इक्वल टू डेल्टा वी वेसल अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, करेक्ट। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गामा रियल इज इक्वल टू इसको ऐसे ही लिखना, मैं आगे भी कुछ वर्ड यूज करूंगा अभी स्टेटमेंट की फॉर्म में, डेल्टा वी ऑफ रियल वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तीन तरह के फॉर्मूले जो हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब डेल्टा वी अपरेंट क्या है, दैट इज द अपरेंट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, अपरेंट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम है भैया ये। चलिए, तो इसको हम लिख देंगे अपरेंट एक्सपेंशन, कि कितना हमें चेंज दिख रहा है, कितना चेंज हमें दिख रहा है वो अपरेंट एक्सपेंशन है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तो वो अपरेंट एक्सपेंशन है। वी नॉट, और ये वी नॉट तो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, एक्सपेंशन, वेसल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, रियल एक्सपेंशन। ये वर्ड में लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि एक चीज़ मैं दो बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देगी, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चलो, ये लिख लीजिए, वह लिख करके। चलिए, अब इसमें और भी कहानियाँ हैं। क्या कहानी है, कहानी ये है कि यहां से डेल्टा वी अपरेंट क्या आएगा, डेल्टा वी अपरेंट, अपरेंट इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, गामा अपरेंट मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट डेल्टा टी। यहां से डेल्टा वी वेसल इज इक्वल टू गामा वेसल वी नॉट डेल्टा टी।
गामा वेसल वी नॉट डेल्टा टी। इसमें कन्फ्यूजन मत कर देना भाई, गामा वेसल गामा एप में है ना, गामा और वी में कन्फ्यूजन मत रखना। और डेल्टा वी रियल इज इक्वल टू गामा रियल वी नॉट डेल्टा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। इजंट इट? यस, यस इट इज। ओके, अब देखिए बस अलग अलग फॉर्म है और कुछ नहीं। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि गामा वेसल जो है, वेसल होता है सॉलिड, सॉलिड होता है ना, होता है। तो सॉलिड के लिए तो गामा इक्वल टू क्या होता है? 3 अल्फा, है ना, यानी कि गामा वेसल आप 3 अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो यहां से मुझे बताओ, यहां से गामा अपरेंट कितना आता है? यहां से गामा अपरेंट आता है गामा रियल माइनस गामा वेसल। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, इतना ही। क्या आएगा? डेल्टा वी अपरेंट इज इक्वल टू, गामा अपरेंट को मैं लिख सकता हूं गामा रियल माइनस गामा वेसल वी नॉट डेल्टा टी। और गामा वेसल का मतलब क्या है? 3 अल्फा। तो ब्रैकेट में लिखना कि गामा वेसल को 3 अल्फा लिखा जा सकता है। सो वी आर राइटिंग इट, यस। माइनस 3 अल्फा वी नॉट डेल्टा टी। चलिए, अब एक चमत्कार होने वाला है थोड़ी देर में। क्या चमत्कार है देखते हैं। इसे इक्वेशन से होने वाला है। ये इक्वेशन हमें बता देगा कि कौन सा लिक्विड ऊपर राइज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और कौन सा नीचे डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही इक्वेशन बता देगा। चलो तो देखें कैसे बता देगा, ऐसे कैसे बता देगा। सो डेल्टा वी अपरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस 3 अल्फा वी नॉट डेल्टा टी। तो इसे वेसल कहिए या फिर 3 अल्फा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब देखिए मैजिक क्या है। मैजिक ये है, एक तरफ हम लेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ यहां पर कुछ डाटा रखेंगे इसके गामा के, दैट इज द गामा अपरेंट। और फिर यहां पर हम बात करेंगे डेल्टा वी अपरेंट की, और यहां पर हम बात करेंगे लिक्विड की। ओके, सबसे पहली घटना मैंने केस लिया, इफ गामा रियल इज ग्रेटर देन गामा वेसल। ओके, ऐसा हो तो गामा रियल को मैं क्या लिख सकता हूं? गामा रियल को तो रियल ही लिखेंगे, लेकिन वेसल को मैं लिख सकता हूं 3 अल्फा। करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको इधर ले आओ कि गामा रियल माइनस 3 अल्फा इट विल बी ग्रेटर देन 0। सही है ना? ये चीज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये पोर्शन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बताओ अपरेंट वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? यस इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा वी अपरेंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है पॉजिटिव का? मतलब ये कि आपको लिक्विड ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, और दिखाई नहीं देगा, वो आएगा भी। ठीक है, सो लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज, लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज। ये हो गया। अब अगला केस हम लेने वाले हैं, इसमें क्या? गामा रियल इज लेस देन 3 अल्फा, तो क्या होगा? तो इफ गामा रियल इज लेस देन गामा वेसल, तो क्या आएगा? तो ये आएगा, इफ लगा लेना, हम कंडीशन ले रहे हैं, ऐसा गिवन नहीं है हमें। इट विल बी लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा?
तो ये होगा कि डेल्टा वी अपरेंट इज नेगेटिव, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, level of liquid will fall, or you can say fall. in vessel on heating, तो ये ज़्यादा बेहतर है ऐसा लिखना कि हीट करने पर ये डिक्रीज करेगा जबकि ये इंक्रीज करेगा, यानी कि लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज इन वेसल ऑन हीटिंग, ये बेटर स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, थर्ड, ये लास्ट, क्या लेने वाला हम बता सकते हैं क्या, बताया जा सकता है कि नहीं। गामा रियल इज इक्वल टू 3 अल्फा, एक बार हमने ग्रेटर देन लिया, दूसरी बार लेस देन, नाउ इट्स इक्वल, तो डेल्टा वी अपरेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना ही हीट कर लो वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, है ना, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड ये होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं एक दो इस पर, ताकि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना। अगला एक सवाल लिख दिया है, एक ही मैंने दो लिख दिए हैं, है ना, दोनों करेंगे, एक ही कंसेप्ट पर आधारित हैं, दैट इज द गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। पहला सवाल, द कोएफिशिएंट ऑफ द अपरेंट एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ द अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड when determined using two different vessels, यानी कि हमने दो वेसल लिए और लिक्विड का गामा हमने फाइंड किया, तो दो वेसल कौन कौन से हैं, ए और बी। तो पहला ये रहा, ये पहला वेसल, और ये रहा दूसरा वेसल, ऐसे बना दिया, है ना, ए और बी। चलो, इसने कहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड, जो ए और बी वेसल में है, कितना है, गामा 1 और गामा 2, यानी कि इसके अंदर अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उस लिक्विड का अपरेंट एक्सपेंशन का वैल्यू दिया है गामा अपरेंट इक्वल टू ए गामा 1 है पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए गामा अपरेंट जो है वो क्या है, गामा 2 है, करेक्ट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए वेसल ए इज अल्फा, अब वेसल जो है वो सॉलिड है और सॉलिड के लिए लीनियर एक्सपेंशन ही काम आता है, बिकॉज गामा इक्वल टू 3 अल्फा, ओके। सो इसके लिए दिया है अल्फा, दिया है ना, वेसल के लिए क्या काम आएगा देखते हैं। और इसने कहा है जो वेसल बी है उसका अल्फा आपको फाइंड करना है, यानी कि अल्फा फॉर बी वेसल बी वी हैव टू फाइंड। सवाल खत्म हुआ, कैसे करना देखिए। करना ऐसे है, इक्वेशन हम एक ही जानते हैं फॉर वेसल ए, गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। तो पहले वाले ए के लिए हम बात करते हैं, रियल वी हैव टू फाइंड, वेसल और अपरेंट कितना है, गामा 1 है, प्लस गामा वेसल क्या होता है, 3 अल्फा, और ए के लिए अल्फा ही दिया है, ओके, यानी कि अल्फा ए अल्फा ही था, ओके। तो गामा रियल यहां से ये आया, इक्वेशन 1। ना फॉर वेसल बी अगेन वी आर गोइंग टू डू सेम थिंग, गामा रियल गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। सो गामा रियल इज इक्वल टू अपरेंट क्या है, गामा 2 है, एंड 3 इसका अल्फा नहीं पता है, दैट इज द अननोन, तो अल्फा बी मैंने लिखा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 both are the value of gamma real, so they are equal, okay। if they are equal that means gamma 1 plus 3 alpha is equal to gamma 2 plus 3 alpha b, यानी कि means gamma 1 plus 3 alpha is equal to gamma 2 plus 3 alpha b, सही है ना। इसी को तो फाइंड करना है, गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस के 3 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 3 अल्फा बी।
करेक्ट। अल्फा बी हमें फाइंड करना, तो 3 को इधर भेज दो, भेज दिया। सो फाइनली वी गेट द आंसर गामा 1 माइनस गामा 2 अपॉन 3 प्लस अल्फा। ठीक है, लिख लीजिए। अगला सवाल मुश्किल से 1 लाइन का होगा, आप ट्राई कर लीजिए, उम्मीद है आप बना पाएंगे। सीधा पूछा है, फाइंड आउट द अपरेंट एक्सपेंशन दैट इज द गामा अपरेंट पूछा है, वरना बहुत से सवाल तिरछा पूछा करते हैं, इसने सीधा ही पूछा है। तो सीधा पूछा है तो सीधा ही जवाब देना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है गामा अपरेंट के लिए? गामा अपरेंट का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वी अपरेंट अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी चर्चा हो रही है वो देखते हैं। इफ ऑन हीटिंग लिक्विड थ्रू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे हीट कर रहे हैं। ओके, तो द मास एक्सपेल्ड इज 1/100th ऑफ मास स्टिल रिमेन, यानी कि जो मास बचा हुआ है उसका, जो मास रिमेनिंग है उसका 1/100th पार्ट हम एक्सपेल्ड कर चुके हैं, यानी कि उतना मास एक्सपेल्ड हो गया। तो गिवन ये है कुछ कि मास एक्सपेल्ड इज इक्वल टू मास रिमेन अपॉन 100, यही तो दिया, यही दिया। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्या करेंगे, इसने मास देकर के बात पूछी है और डेल्टा टी कितना दिया है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, दैट इज डायरेक्ट कि भाई टेम्परेचर राइज इतना करना है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका वैल्यू पता चल गया। चलिए, ये फॉर्मूला अपने पास वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है, तो मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, उसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो, ये हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। सही है, वैल्यू पुट करते हैं, गामा अपरेंट इज इक्वल टू मास विच इज अपरेंट, तो पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी अपरेंट, वॉल्यूम इनिशियल वाला, ये तो इनिशियल है ना, तो मास अपॉन डेंसिटी इनिशियल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको ऐसा लिख दें, मास इनिशियल अपॉन रो इंटू डेल्टा टी। सही, अब देखिए मास अपरेंट हो गया अपॉन रो, अब रो तो क्या है, लिक्विड चेंज नहीं हुआ ना, लिक्विड चेंज नहीं हुआ, आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो डेंसिटी तो वही रहने वाली है ना, तो डेंसिटी वही रहने वाली है। मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एम अपरेंट अपॉन रो, और इसका रो ऊपर चला जाएगा, ये रो से रो कैंसिल। करेक्ट। चलिए, अब क्या बचा अपने पास, नाउ वी हैव मास अपरेंट अपॉन मास इनिशियल इंटू डेल्टा टी। सही है ना, मास अपरेंट अपॉन मास इनिशियल इंटू डेल्टा टी। करेक्ट। अब यहाँ पर अपरेंट और क्या दिया है, अपरेंट और रिमेन दिया है, सॉरी एक्सपेल्ड और रिमेन दिया है, जबकि हम बात करते हैं अपरेंट और इनिशियल की, तो वही चीज़ है। ये जो अपरेंट है वो है एक्सपेल्ड मास, कि कितना एक्सपेल्ड हुआ, और इनिशियली रिमेन कितना रहा, कितना रिमेन रहा, बस हो गया। मास एक्सपेल्ड का वैल्यू पुट कर दो, मास एक्सपेल्ड इज इक्वल टू मास रिमेन बाई 100, तो मास रिमेन्ड बाय 100 इंटू मास रिमेन इंटू डेल्टा टी, ये से खत्म। तो गामा अपरेंट इज इक्वल टू 1/100 इंटू डेल्टा टी कितना है, 80 है, तो 1/8000, तो 1/8000 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ, लेट मी चेक, 1.25 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। Yes, it will be your answer. Cross check and you can send me the solution if you want. चलिए, अगला टॉपिक अपना है एनोमैलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वैसे अगर देखा जाए
तो पानी की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें एक मैजिक की तरह लगती है, और उन्हीं मैजिक में से एक है एनोमेलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये बहुत ही एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है। तो क्या है ये, क्या नहीं है, आइए देखते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही मज़ेदार है। जितना मज़ा समझने में आएगा उतना ही मज़ा इसके क्वेश्चन करने में भी आएगा, और नीट में और जेई में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए थ्योरेटिकल इसके ऊपर। तो क्या है इसका, ऐसा है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि लिक्विड, अभी हमने पिछले ही टॉपिक में देखा कि लिक्विड को अगर हीट करेंगे, इफ़ वी हीट देन इट विल एक्सपेंड, लिक्विड विल एक्सपेंड। और अगर इसे हम कूलिंग के लिए ले जाएंगे देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट। सही है ना, सिंपल सा, लॉजिकली। बट इन केस ऑफ वाटर इट इज समथिंग डिफरेंट। इवन दो वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, लेकिन ये थोड़ा सा एक चेंज दिखाता है। वो चेंज क्या है वो देखते हैं। इसका कहना है कि एक ग्राफ से समझें इसे। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, इधर मैंने वॉल्यूम लिया, इधर मैंने टेम्परेचर लिया वाटर के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, ऐसा बढ़ता है। लेकिन कहां से स्टार्ट होता है ग्राफ? ग्राफ स्टार्ट होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल व्यू पढ़ रहे हैं, तो जैसा सेटअप है उसी को हमें केवल एक्सप्लेन करना है। तो यू हैव टू केवल आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ कैसा क्या है, बस वही चीज़। ठीक है, अब देखिए इसका कहना है कि अगर इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 4 इज ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसे हीट करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इधर वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। सही है, यानी कि इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस देन it will, then on heating it will expand, then on heating it will expand। तो ये नॉर्मल बिहेवियर था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो कि हमने कहा भी था। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम आते हैं तो वॉल्यूम उल्टा डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ऐसा आना चाहिए था उसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं आता है, वो आता है इसका जस्ट अपोजिट, ये ऐसा। ठीक है, यानी कि जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाएंगे तब उल्टा ही वॉल्यूम एक्सपेंड करने लग जाएगा, जबकि उसे डिक्रीज करना चाहिए था। सो दैट इज द अब नॉर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? इन द रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये केवल जो चेंज है वो केवल इसी रेंज में होता है। क्या चेंज होगा कि अगर इस रेंज में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा, है ना, वॉल्यूम विल डिक्रीज, यानी कि एक्सपेंड नहीं होगा। हीटिंग करने पर ये क्या होगा? उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि इन द रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ऑन हीटिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन हीटिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और ऑन कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम करने पर इट विल एक्सपेंड। तो देखो दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। 0 और 4 में से बड़ा टेम्परेचर कौन? 4। अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 पर आता हूँ, डेट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग कर रहे हैं तो इसे क्या होना चाहिए था? कॉन्टैक्ट होना चाहिए था। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में ग्राफ इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, मतलब ग्राफ का वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। पहले यहाँ था वॉल्यूम, उसके बाद बढ़ गया, यानी कि इट विल एक्सपेंड, उल्टा हो गया। जबकि नॉर्मल होना चाहिए हीटिंग करने पर, सॉरी कूलिंग करने पर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और ये कूलिंग करने पर क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। सो दैट इज द अब नॉर्मल प्रॉपर्टी। और हीटिंग करने पर क्या होगा? कॉन्टैक्ट, यानी कि 0 से 4 में जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा कॉन्टैक्ट करेगा। यानी कि
इस अब नॉर्मल प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल प्रॉपर्टी को ही, अब नॉर्मल प्रॉपर्टी इज नोन एज, अब नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज नोन एज anomalous expansion of water, anomalous expansion of water। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर कि वॉल्यूम सबसे क्या है, कम है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज मिनिमम, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो हम देखते हैं कि डेंसिटी के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखते हैं। तो ऐसा ही मैंने ग्राफ बनाया एक फिर से, ये है टेम्परेचर वर्सेज डेंसिटी, टेम्परेचर वर्सेज डेंसिटी, और डेंसिटी का सिंबल रो। ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जहां पर कम है वहां डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। वॉल्यूम जहां पर सबसे कम है वहां डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये तुमने यहां तक पढ़ा दिया था आपको, कहां तक, डेंसिटी वाले तक। देखिए इसके बाद क्या है, ये यहां पर ऐसा है कि, चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल वे में वापस लेता हूं इसको। क्या है कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि इधर टेम्परेचर है, यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां वॉल्यूम है। ठीक है। तो टेम्परेचर अगर मुझे डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यानी कि इफ वी आर हीटिंग देन इट विल एक्सपेंड, और कम करने पर डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। लेकिन कम कहां तक होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद व्हाट वी फाइंड, हमने देखा कि उसके बाद और टेम्परेचर कम करोगे तो ये कम नहीं होकर के वॉल्यूम उल्टा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक की बात कर रहे हैं। तो इस रेंज में ये क्या था, उल्टा चेंज था, यानी कि ये नॉर्मल चेंज नहीं है, इट्स अब नॉर्मल चेंज। इसी को हमने कहा था एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, हीटिंग करने पर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस रीजन में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड नहीं करेगा, और कूलिंग करने पर ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है। चलिए यहां पर वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। अब आगे, अब इसके बाद देखिए, अगर 4 डिग्री सेल्सियस के जस्ट बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि यहां से इसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होगी, और ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाँ या ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लेट्स से यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम, उसके बाद ये डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज कर दे, सही, ओके। यानी कि इसका जस्ट उल्टा। और इधर ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज व्हाट वी हैव टू नो, ओके, that density of water is maximum, density of water is maximum at 4 degree Celsius। ठीक है। और you can say volume of water is minimum at 4 degree Celsius। डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। इस वॉल्यूम को कई बार हम वॉल्यूम अपॉन मास भी लिखते हैं, दैट मीन्स इट्स ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, मास अपॉन, सॉरी, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। तो वो भी हम लिखते हैं, लेकिन वॉल्यूम लिखा तब भी चलेगा। इतना लिखिए, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है। चलिए, आगे की घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। क्या
कि अब देखिए रिजल्ट में फाइल लिख देता हूं, इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी कि 0 से 4 पर जाते हैं ऑन हीटिंग, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, सही। और 4 से वापस 0 पर आते हैं यानी कि कूलिंग, तो इट विल एक्सपेंड, करेक्ट। एक्सपेंड का मतलब है वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, करेक्ट। अब अगला यहां पर 0 से 4 डिग्री यानी कि आप हीटिंग कर रहे हैं तो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट करने पर वॉल्यूम कम होगा क्योंकि पास पास आ गए मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब एक फिनोमिना पढ़ते हैं। लेट सपोज ऐसा क्या होता है कि अगर हम किसी एक झील की बात करते हैं, छोटी सी लहर की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं, तो तालाब की बात करते हैं। तालाब में क्या होता है, अगर विंटर सीजन की हम बात करते हैं तो विंटर सीजन में ऊपर वाले लेयर पर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाता है, आइस लेयर बन जाती है, लेकिन नीचे नहीं बनती। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हम यहीं से देंगे, ठीक है। तो पहले वो पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक लिखेंगे एनोमेलस बिहेवियर of water, anomalous behavior of water causes ice to form first, ठीक है ना। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, causes ice to form first at the surface, उसके बाद एक्सप्लेन भी करता हूँ इसे मजे से, at the surface of a lake in cold weather। ये लिखिए है ये कि एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर आइस टू फॉर्म फर्स्ट, पहले आइस बनती है, एंड द सरफेस ऑफ ए लेक इज इन कोल्ड वेदर, एट द सरफेस ऑफ लेक इन कोल्ड वेदर। देखिए बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये, आग लगा देगा ये चारों ओर, आग सच में नहीं लगाएगा ये, लेकिन तो लेट से ये अपने पास एक बहुत ही बढ़िया सी झील है, बहुत ही गहरी है, कूद जाएं तो वापस आ जाएंगे, इतनी गहरी, ठीक है। तो हियर भी है वाटर लेक, ठीक है। तो ये वाटर लेक है, ये सरफेस है, ओके ना। थोड़ा छोटा ही दे देते हैं ताकि यहाँ पर लिखने में सुविधा रहेगी। अब आगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंटर सीजन आया अपने पास। कौन सा सीजन आया, विंटर सीजन आ गया। तो विंटर सीजन आया, क्या लाया, ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम लेकर आया। विंटर सीजन आया और टेम्परेचर कम लाया, तो टेम्परेचर कम है, लेट से 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस है तो ग्राफ कुछ ऐसा था कि टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री यहाँ के मान लो, तो 10 से 9, 8, 7, 4 तक आओगे तब तक तो कम ही होता जाएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से मैं आ गया 9 डिग्री सेल्सियस पर, 8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यह है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो कम हो रहा है विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके साथ, टू द अपर लेयर और अपर सरफेस ऑफ द लेक, ठीक है। डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, इसके। अब देखिए इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक आप 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाते। तो ये हुआ नॉर्मल चीज, यानी कि 10 से 4 आएंगे तो इट्स नेचुरल वे दैट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड डेंसिटी विल इंक्रीज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुई 4 डिग्री सेल्सियस तक बात। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा,
आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर और डिक्रीज करना चाहा, मैं 3 डिग्री सेल्सियस पर गया, 2 डिग्री सेल्सियस पर गया, तो अब 4 से नीचे जाने पर, ठीक है, क्या होता है, 4 से नीचे जाने पर हमने देखा था कि ये ग्राफ वापस ऊपर चला जाए, यानी कि वॉल्यूम विल इंक्रीज। ओके, नाउ फर्दर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर विल कॉजेज द वॉल्यूम टू इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। करेक्ट, यहां तक ठीक। चलिए अब हम इस फिनोमिना को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या कि इनिशियली जब 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 से 4 तक की हम बात करते हैं, उसमें वॉल्यूम कम हुआ और डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी किसकी बढ़ गई, वाटर मॉलिक्यूल्स की। कैसे बढ़ेगी, मान लो पहले ऊपर थे 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई मीन्स क्या था, पहले ये 100 मॉलिक्यूल अलग अलग चारों ओर फैले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा ये नज़दीक आने लगे, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जानी है ना। डेंसिटी को क्या करना है, डेंसिटी इंक्रीज होने वाली। तो डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब एक ही जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये 100 जो मॉलिक्यूल थे एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक आएंगे। ठीक है, नज़दीक आएंगे तो ऊपर वाली लेयर पर कुछ खाली जगह भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल थे ऑलरेडी एक दूसरे के नज़दीक आ गए, तो कुछ स्पेस खाली होगा। खाली होने से ये मॉलिक्यूल नीचे वाले ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले स्पेस को फिलअप करना है। सही, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, जाने दो, ये ऊपर जाके इकट्ठे होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। वही हम कह रहे हैं कि हाँ डेंसिटी बढ़ गई। कब तक, जब तक 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 से नीचे आने पर क्या होगा, नीचे आने पर यह होगा कि अब आपने टेम्परेचर और डिक्रीज किया, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा और डेंसिटी फिर से क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि अब कह रहा है कि आपने 4 से नीचे किया, तो उल्टा करो, वापस निकल जाओ, जो जो आए थे वापस निकल लो चुपचाप से। तो जितने लोग आए थे उतने ही लोग वापस चुपचाप निकल भी जाएंगे। कहाँ पर, टू दी बॉटम ऑफ द लेक, ये बॉटम पर चले जाएंगे। यानी कि अब वापस वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर कम करते करते 4 से 3 आए, 3 से 2 पर आए, 2 से मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो ऊपर वाली लेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, आइस में। सही, अब आपको क्वेश्चन कि ये वाली आइस में अगर कन्वर्ट हो गई है तो नीचे वाली क्यों नहीं हुई। आपने एक मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, ठीक है, जिसमें अक्षय कुमार है। क्या कहता है वो, कहता कुछ नहीं, करता है स्नो एरिना है ना। तो वहां पर क्या है कि ऊपर वाली लेयर जो है टोटल आइस का होता है, नीचे पानी होता है, वहां नहीं होती। क्यों, वहां बर्फ नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या है कि अब यहां पर आइस बन गई है, आइस बन गई है, तो आइस क्या है, आइस इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि अब आइस जैसे ही बनी ये अब फर्दर टेम्परेचर रिड्यूस होने ही नहीं देगा, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलने देगा नीचे वाले पानी को कि टेम्परेचर कम हुआ है, क्योंकि वो इंसुलेशन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इट विल बिहेव एज ए इंसुलेशन। इसीलिए नीचे पानी रहता है और नीचे पानी रहने की वजह से ही मछली रानी जो है वो जिंदा रह पाती है। ठीक है, तो ये मछली रानी फिश ये जिंदा रह पाएगी, मछली है, मगरमच्छ, ये सभी जिंदा रह पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द abnormal expansion of water the marine life is sustainable. Okay, तो marine life or marine life is possible because of abnormal expansion or anomalous expansion of water, expansion of water। ठीक है, चलिए तो ये लिखिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पाइपलाइंस जो होती है ना, जिनमें वाटर फ्लो करता है या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है, वाटर की हम बात करेंगे यहाँ, तो है ना, तो पानी फ्लो कर रहा है, ये पाइपलाइंस है, इधर भी बड़ा सा पाइप है ऐसा। करेक्ट, अब इसका भी टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया,
4 से 0 के बीच में, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वॉल्यूम फैलेगा, ये चारों ओर फैलेगा, तो ये पानी क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। फैलना चाहेगा तो पानी इधर गया टकराएगा और पाइपलाइन विल गेट बर्स्ट, पाइपलाइन फट जाएगी। ओके, सो पाइपलाइन विल गेट बर्स्ट। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है इसका, है ना। और भी बहुत से यूज होते हैं इनके, थर्मल पावर प्लांट वगैरह में भी, है ना, जहाँ पर हम कूलिंग एजेंट यूज करते हैं। अगले 3 सवाल लिखे मैंने, देखिए बहुत आसान से, घटिया सवाल है लेकिन मज़ेदार भी है। स्टेट बोर्ड में, सीईटी में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, नीट में आने की बहुत उम्मीद है इस पर। वाटर इज हीटेड, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर पर सारे सवाल है। ठीक है, वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10, तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर। ग्राफ यहाँ से था 0 से ये सा, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसने कहा 0 से 10 वाटर इज हीटेड, 0 to 10, तो 0 4 10 यहाँ कहीं मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या होगा, तो देखिए 0 से पहले 4 पर आओ, तो 4 पर आए तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीजेस। 4 से 10 पर वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीजेस। तो सिंपल, इट्स वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस देन इट्स इंक्रीजेस। ओके, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगला, सरफेस ऑफ द लेक इज एट 2 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक। क्या था, ये लेक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। तो अगर ऊपर आ गए, अब आपने 4 से भी कम कर दिया, कितना, 2 कर दिया, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आए थे वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे, नीचे जाएंगे, मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए। अब डेंसिटी कहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, किसकी बढ़ गई, वाटर की। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ लेक। अगर आप टेम्परेचर और ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कहाँ चल जाते हैं, नीचे, और जब डेंसिटी बढ़ गई तो वो टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉटम जो होता है लेक का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, एंड वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस विच वी नो, ओके, फ्रॉम डेरिवेशन और फ्रॉम ए ग्राफ, राइट इट। चलिए अगला है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। ये 3 टाइप के जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले इनके रिजल्ट, याद रखना ठीक से। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, क्या है ये देखें। तो सिंपल है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब एबनॉर्मल हटा दिया हमने, एनोमलस एक्सपेंशन वो हट गया, नया टॉपिक है, उसको अलग हमने डील कर लिया, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल नॉर्मल बातें कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा किसी भी लिक्विड के लिए। ठीक है, वेरिएशन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही था। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो नया वॉल्यूम क्या आएगा, वी डैश इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर पहले वी था तो वी रख देते। ठीक है, नाउ न्यू डेंसिटी मास अपॉन वी डैश, वी डैश क्या आ जाएगा, वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। करेक्ट, ये इक्वेशन 1 है इनिशियल वाली, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करता हूँ कि कितना डेंसिटी कम या ज़्यादा हुआ है वो चेक करेंगे। तो लेट्स डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी, मास से मास कट जाएगा, v से v कट गया, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी की होल पावर कितनी, 1। ठीक है, अभी आगे बाकी। सो रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी की होल पावर 1 है। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं पूरे टर्म को तो क्या हो जाएगा,
1 प्लस गामा डेल्टा टी की होल पावर -1। अब बायनोमियल लगाओ। बायनोमियल क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू वॉट? 1 प्लस एन इंटू एक्स। पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पूरा क्या आपने लिया? ये 1 प्लस एक्स। सो रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सही है ना? इस रो को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सही है, यानी कि जो नया डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा, तभी तो क्या आया है? माइनस आया है। हाउ सिंपल इज इट, है क्या नहीं? बहुत सिंपल था। चलिए एक सवाल करवा देते हैं इसका, उसके बाद आपको आज़ादी दे देता हूँ। सवाल ये है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए आपके लिए होमवर्क है ये आपके लिए होमवर्क है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन of a liquid is कितना दिया है? of a liquid is 49 into 10 की पावर माइनस 49 into 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज in its density, in its density. Okay, in density when the temperature is raised by, when the temperature is raised by 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखिए, मैं ही बता देता हूँ, आधा ही बता देते हैं लेकिन बताएंगे जरूर। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड, तो गामा दिया है 49 into 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। रेज्ड मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर इज रेज्ड तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। घटेगी तो नया डेंसिटी क्या आएगा? 1 माइनस गामा डेल्टा टी। करेक्ट। अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है? इस रो को नीचे ले आओ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सही है ना? चलिए, तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब ये होता है कि इस 1 को मैं इधर लाता हूँ, फिर समझाता हूँ फ्रैक्शनल चेंज क्या है। इस 1 को इधर लाए, रो डैश अपॉन रो माइनस 1 इक्वल टू माइनस के गामा डेल्टा टी। सही है ना? डेल्टा टी कितना है अपने पास? डेल्टा टी इज 30 डिग्री सेल्सियस, है ना? और गामा कितना है? 49 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, तो वहां से गो थ्रू करें, पता चलेगा आपको। तो देखिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। रो डैश माइनस रो अपॉन रो, रो डैश माइनस रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस के गामा डेल्टा टी। ये क्या है? फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, दैट मीन्स चेंज इन डेंसिटी एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा रो। ओके, डेल्टा रो लिख सकते हैं, माइनस गामा डेल्टा टी। तो देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में एक्स की जगह क्या है? डेंसिटी। सो इट्स ए फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, इसी को कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस गामा कितना? 49 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 30। ठीक है। अब देखिए, माइनस क्या दिखाता? माइनस दिखाता है डेंसिटी डिक्रीज हुई है, डेंसिटी डिक्रीजेस। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही क्या है? आपका आंसर है। तो मल्टीप्लाई करके ही आंसर बता देना, वही काफ़ी मेरे लिए। ओके, सो इट्स ए फ्रैक्शनल चेंज। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया है, और नहीं आया है तो यू कैन आस्क डाउट। ओके, मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।